हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पार्ट ए की थ्योरी डिस्कस करनी शुरू कर दी थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट डायग्राम्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सोर्स ऑफ करंट को। आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है हमारे पास डीसी करंट और एक होता है हमारे पास एसी करंट। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है और साथ ही साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी आपकी कांस्टेंट रहती है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो एक बार चल पड़ा वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। जहां तक एसी करंट की बात करें तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसकी जो करंट की वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होती है और साथ ही साथ आफ्टर हाफ टाइम इंटरवल इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। अब अगर आप देखना चाहते हो कि उसके सोर्स क्या है, तो जैसे ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं वो इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है डीसी का। हम ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है इसका भी इस्तेमाल करते हैं और इससे भी डीसी आपका जो करंट मिलता है। जो मोटरसाइकिल होती है आपकी, उसके अंदर जो बैटरी का इस्तेमाल होता है वो डीसी करंट प्रोवाइड करता है आपका। जो गाड़ी के अंदर हमारे पास एक बैटरी लगी होती है वो डीसी करंट आपका प्रोवाइड करता है। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट करंट सोर्सेज हैं। हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो करंट आती है, वो एक्चुअली में एसी करंट होता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। कभी लाइट चली जाए तो इन्वर्टर जो है वो बेसिकली आपकी जो बहुत बड़ी बैटरी नीचे लगी होती है ना, उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर में सप्लाई करता है। नहीं तो अगर हम अगर कभी कभी आपने ऐसे जनरेटर देखे होंगे तो इन जनरेटर का काम क्या होता है? इन जनरेटर का काम होता है एसी जो करंट है उसको प्रोड्यूस करना और उसको हम अपने घर के अंदर सप्लाई कर देते हैं। कभी भी सर्किट के अंदर जब हम डीसी सोर्स को या एसी सोर्स को हमें शो करना होता है तो इन तीन सिंबल से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो एक सिंगल सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ये सिंबल हम यूज करते हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद रखें, ये जो लंबी लाइन है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है और ये जो स्मॉल लेंथ की लाइन है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं बैटरी की बात करता हूं तो उसमें हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं इस वाले बैटरी का बात कर रहा हूं यहाँ पे जिसकी वोल्टेज ज्यादा है तो उस केस में हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फिर से वही बात कि जो जो जिसका लेंथ बड़ा है, जिस लाइन की लेंथ बड़ी है वो पॉजिटिव है और दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। लेकिन जहां तक बात हम करते हैं एसी की, तो एसी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है और उस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक साइन वेव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम एक सर्कल लगाकर उसके अंदर एक साइन वेव ऐसे बना देते हैं। तो ये एक एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इसी वजह से हम पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नहीं शो करते, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमने इसलिए शो किया क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव में एंटर करेगा। इसके बाद जो सिंबल हमें स्टडी करने हैं वो है की के। हमारे पास तीन तरह के कीज हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स के अंदर। एक तो होता है प्लग की। ये जो की है ना, इसको अगर आप निकाल दोगे तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगा और करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप इस की को इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे उस केस के अंदर इसमें सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर तो मैं इसमें डॉट नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि ये आपका जो सर्किट है वो ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं डॉट लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है कि अब करंट इसमें से फ्लो करेगा। ये जो आप की यहाँ पे देख रहे हो इसका स्पेशल नाम है, इसको हम स्विच का नाम देते हैं। अब इस स्विच को रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, ये सिंबल आप यहाँ देख ही सकते हो। अगर करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा तब तो हम ऐसे ऊपर की तरफ इसकी स्ट्रिप रखेंगे। अगर ये आपस में कनेक्ट है तो उसका मतलब है जो करंट है वो इसमें से फ्लो करेगा। फिर हमारे पास होता है बेटा टैपिंग की। टैपिंग की का मतलब होता है जब इसको हम नीचे इसके साथ टच करेंगे ना, सिर्फ तब तक करंट फ्लो करेगा। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा ये वापस अपने ऊपर की तरफ आ जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो करंट है वो इसमें से पास नहीं करेगा।
इसको शो करने का तरीका सिर्फ ये है कि हम इसमें एक ऐसे एरो लगा देते हैं और अगर एरो दूसरे वाले से टच हो जाए तो मतलब है कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से बेटा हम अपने की को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने अब रिप्रेजेंट करना है रेजिस्टेंस वायर को, रेजिस्टेंस बॉक्स को, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहा जाता है। बेटा रियोस्टेट ना नॉर्मली इस तरह से दिखाई देता है। रियोस्टेट के अंदर हम क्या लेते हैं बेटा कि एक कांस्टेंटन की वायर ली जाती है और उसको इस तरह से वाउंड कर दिया जाता है। ऐसे वाउंड किया हुआ बेटा आपका। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर को बढ़ाया जाए तो जो वायर की रेजिस्टेंस है वो भी आपकी बढ़ जाती है। विद इंक्रीज इन लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब थोड़ा ना प्लीज समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी हम किसी रियोस्टेट को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसको सर्किट में जब हमें कनेक्ट करना होता है तो एक वायर हमेशा यहां ऊपर की तरफ लगाई जाती है और एक वायर जो है वो आपकी इन दोनों में से किसी एक एंड में लगाई जाती है। बट नॉर्मली जब भी हम लगाते हैं तो इस एंड पे लगाते हैं। अब इससे होता क्या है, प्लीज समझने की कोशिश करना। होगा ये कि जब करंट यहां से एंटर होगा या यहां से एंटर होगा, कहीं से भी एंटर हो, मान लेते हैं ए से एंटर हो रहा है, तो वो करंट पहले आपके इस वायर पे जाएगा, फिर ऐसे पीछे से घूमकर यहां ऊपर की तरफ, यहां से होकर, 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 अब वो इस वाले हिस्से से टच होकर यहां से करंट इधर की तरफ जाएगा और करंट फिर फर्दर यहां पे आपका फ्लो कर जाएगा। अब जितनी लेंथ ऑफ वायर यहां पर होगी उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। अगर आप इसको मान लो इधर की तरफ मूव करवा देते हो, सपोज आप यहां की तरफ मूव करवा देते हो, तो अब क्या होगा, करंट अभी फर्दर और आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। जैसे वो यहां पहुंचेगा इसके थ्रू होके फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप इसको इधर की तरफ मूव करते हो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होती है। इससे ये जो आप अपना अपरेटस देख रहे हो जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, इससे क्या होता है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो अपने सर्किट के करंट को वेरी करने के लिए हम रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हो कि सर मैं बी वाले पे लगाना चाहता हूं, मैं ए वाले पे नहीं लगाना चाहता, तो क्या होगा? कुछ नहीं, मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूं क्या होगा। ठीक है, कभी ऐसा कुछ टेक प्लेस कर गया सपोज आपका, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपका यहाँ पे हल्का सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं ये यहाँ पे क्या करने वाला हूं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज कर लो कि अब आपने एक यहां कनेक्शन कर दिया, एक कनेक्शन यहां कर दिया, तो क्या होगा, तो बस यही होगा कि करंट अब यहां से एंटर करेगा, यहां पे एंटर हुआ, ऐसे करते करते वो इधर से होते हो, इधर से होते हो, इधर, मतलब जैसे मर्जी, मतलब मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, नीचे हो सकता है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा हो, वाउंड पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा और जैसे यहाँ एंटर करेगा वो यहां से होके फिर आगे चला जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो ए है वो क्या है और जो बी है वो क्या है आपका। आई होप आपको ये जो रियोस्टेट है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये एक्ट करता है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारे पास होते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू ऑफ कोर्स बेटा चेंज नहीं होती। हम उसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम यूज करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आप देख रहे हो, या तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे 50 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, इसमें ना ऑलरेडी कुछ फिक्स रेजिस्टेंसेस ऑलरेडी हैं इसमें। मतलब मान लो अगर मैं 50 ओम चाहता हूं ना, तो ये की को निकाल दूंगा, जैसे की को निकाल दिया मैंने, इस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम हो चुकी है। अब अगर मान लो मैं 20 ओम चाहता हूं तो इसको वापस लगाकर ये जो 20 वाला की है इसको निकाल दूंगा, तो अब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 20 ओम आ जाएगा। अगर मैं 70 चाहता हूं तो इस 20 के साथ 50 को निकाल दूंगा, तो अब इस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 70 ओम हो जाएगा। तो मतलब है कि जो की निकालोगे वही उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। मैंने इसको खोल के देखा हुआ है, इसके अंदर ना कांस्टेंटिन की वायर ही होती है, वो वायर जो यहाँ पर होती है, बट उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। और आपको मैंने कह ही दिया कि रेजिस्टेंस और लेंथ दे आर डायरेक्टली, तो जितनी लेंथ यूज करूंगा उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा। तो एक फिक्स लेंथ की वायर को इसके नीचे ऐसे कर्ल करके वाउंड करके रखा होता है। तो ये अगर आप कभी आपको मौका मिले तो खोल के देखना, उसके नीचे एक कांस्टेंटिन की वायर होती है जो ऐसे वाउंड करके रखा होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है बेटा एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इनका काम बहुत होता है हमारे सर्किट, जब हम ओम्स लॉ को डिफाइन करना होता है या ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना होता है।
जहां तक एमीटर की बात है, एमीटर का मतलब होता है करंट को कैलकुलेट करना, कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट से होके जा रहा है। इसके बारे में दो बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। पहली बात, एमीटर को जब भी हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। मतलब ये कि अगर ये मेरे पास मान लो सेल है, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सेल का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और फिर नेगेटिव ऐसे। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक के बाद एक इस तरह से कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ होता है रेजिस्टेंस आपका। सपोज अपनी मर्जी से मैं कुछ भी बना रहा हूं आपके लिए, फिर मान लेते हैं कि मेरे पास एक की हो गया और मैं ऐसे इसको एक सर्किट नॉर्मल सा मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। आइडियल केस के अंदर तो ये लेके चला जाता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके खुद का रेजिस्टेंस होगा सपोज, तो मेरे सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस है, उसमें इसका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। नेट रेजिस्टेंस बढ़ गई तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चाहिए था उससे कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो जो एमीटर है वो गलत रीडिंग आपकी दे देगा। तो जितना कम इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही बेटर होता है। जहां तक बात हम करते हैं वोल्ट मीटर की, मैं इसके बारे में भी बता देता हूं। वोल्ट मीटर में भी वही दो बातें। पहली बात, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पैरेलल में कनेक्टेड होता है मतलब ये कि अगर मुझे यहां पर कनेक्ट करना ना, तो वोल्ट मीटर में देखो, यहां देखो, ये जो रेड होता है ना, ये रेड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल को। अगर वैसे ध्यान से देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, और जो ब्लैक है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है, उस तरह इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी आपका नेगेटिव है। अब करना सिर्फ इतना होता है मेरे को कि अगर मेरे पास एक वोल्ट मीटर है ना, तो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो मीटर के नेगेटिव साइड होता है, और वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो मेरे इसके पॉजिटिव साइड होता है, लाइक दिस। अब इसमें से जो दो एंड है, एक एंड इस तरफ एक एंड इस तरफ, इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि वो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालकर उसका डिफरेंस निकाल दे। तो वोल्ट मीटर का काम तो यही होता है ना, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो वो यहां का पोटेंशियल निकालेगा, यहां का पोटेंशियल निकालेगा, दोनों का डिफरेंस कर देगा, दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझाऊंगा ही कि वो होता क्या है एक्चुअली आपका। सो वोल्टमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस, और उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका हाई रेजिस्टेंस इसलिए भी होता है क्योंकि अगर करंट यहां एंटर कर रहा है, आप चाहते हो कि सारा का सारा करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाए, तो इसका ज्यादा रेजिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि करंट इसके थ्रू पास ही ना हो। क्योंकि अगर कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसमें से अगर पास करेगा, तो अगर आई करंट आ रहा था उसमें से आई वन मान लेते हैं कि यहां चला गया, तो जो बाकी करंट है दैट इज आई माइनस आई वन, वो आपका इसमें से जाएगा। तो कम करंट जाएगा तो कम पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्टमीटर मुझे कैलकुलेट करके देगा। इसलिए एक बात याद रखें कि एमीटर के केस में वो सीरीज में लगना चाहिए, और उसका आइडियल जो केस है उसमें जीरो रेजिस्टेंस होती है। वोल्टमीटर की बात करें तो उसको पैरेलल में लगाया जाता है, और आइडियल केस की अगर बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होता है। आइडियल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। इसके बाद हमारे पास आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है दो चीजों के लिए होता है। पहली बात ना, कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर मेरे सर्किट के अंदर है ना, तो ये अपने ही पोजीशन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ये डिफ्लेक्ट होगा ना, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब पक्का होता है कि आपके सर्किट के अंदर जो करंट है वो है। और दूसरी बड़ी बात, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताने में भी काम करता है। कैसे? अगर आप देखें तो इसका नीडल है ना वो हमेशा मिड पे होता है, जीरो बीच में होता है। अगर मान लो करंट आपका, सपोज कर रहा हूं मैं सिर्फ आपका, कि मान लो करंट ऐसे जा रहा है आपका, तो जो नीडल है वो आपकी मान लेते हैं कि इस तरफ को हो गई। अगले केस में जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो नीडल इस तरफ हो जाएगी। तो नीडल की डायरेक्शन देखकर भी मैं करंट की डायरेक्शन को आराम से बता सकता हूं। दो काम आता है, एक तो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा किस काम आएगा आपका, ये काम आता है आपकी करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे एमीटर कनेक्ट किया जाता है ना, बिल्कुल गैल्वेनोमीटर वैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से एंटर हो, नेगेटिव से बाहर जाना चाहिए करंट आपका, ये बात ध्यान रखना। फिर हमारे पास आता है लोड। लोड ना, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं लोड को लेके। लोड बेसिकली वो अप्लायंस है जिसको मुझे चलाना होता है। जैसे कि मान लो मुझे बल्ब ग्लो करना है,
तो सर्किट मैंने बना दिया, बल्ब मैंने ग्लो करना है, तो बल्ब क्या है, वो अपने आप में एक लोड हो गया। मान लो मैंने हीटर को चलाना है, तो हीटर क्या होगा, लोड हो गया। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट मुझे लेके जानी है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, लोड हो गया। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो सर्किट के साथ कनेक्टेड होती है उसको हम लोड का नाम देते हैं। अब हमारे पास आता है बेटा कि सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखता कैसे है। ये है वो आपका सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। कभी भी भूलना मत बेटा, इसमें दो तीन बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो की को कहीं पे भी लगा दो, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो। हाँ, यहां मत लगा देना वोल्ट मीटर में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस सर्किट के अंदर लगाना होता है। ये जो सर्किट आप दिख रहे हैं, ठीक है, कि कहीं पे भी लगा दो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आप बैटरी का सेल का पॉजिटिव देखोगे तो सेल का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एमीटर का जो नेगेटिव है वो मेरे जिसको हमने ग्लो करना है या लोड है उसके साथ कनेक्ट होगा। फिर उसको हम रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे। रियोस्टेट का भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। एक ऊपर की तरफ कनेक्ट करना होता है, नीचे दो टर्मिनल्स होते हैं, उनमें से किसी में भी आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो रियोस्टेट होगा, फिर लास्ट में वो सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो ये मेरा नॉर्मल सर्किट है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा लूप आपको याद रखना होता है। इसके पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर लगता है, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एमीटर के नेगेटिव साइड होता है और वोल्ट मीटर का नेगेटिव जो दो है दूसरे एंड पे होता है, ताकि वो इस बल्ब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करके आपको वो दे सके। तो इस तरह से वो होता है। अब रियोस्टेट का काम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब मैं की को बाहर निकाल दूंगा ना, वोल्ट मीटर में भी कोई रीडिंग नहीं आएगी, एमीटर में भी कोई रीडिंग नहीं आती। लेकिन जैसे मैं की को लगा दूंगा, जैसे मैंने की को लगा दिया, तो पता क्या होगा, जैसे मैं की को लगाऊंगा करंट फ्लो करेगा, एमीटर की अपनी एक रीडिंग आ जाएगी जो मेरे करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है वो बता देगा, वोल्ट मीटर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देगा। रियोस्टेट मूव करके मैं इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर दूंगा। अगर पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली करंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर करंट पे इफेक्ट पड़ेगा तो एमीटर की रीडिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। करंट पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों की रीडिंग्स देखकर ही ओम्स लॉ जब आगे जाके कभी आप करोगे तो उसको उसका जो ग्राफ है वो बनाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल सर्किट है, हमेशा याद रखना कि सेल या बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल सीधा लोड, और लोड के बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट के बाद नेगेटिव, ये लूप हो गया। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमेशा एमीटर के नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव हमेशा दूसरे एंड पे लगा देना है हमने। अब मेरे पास आता है बेटा इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। जहां तक इंसुलेटर्स की बात है, ये वो सब्सटेंस है जो अपने में से करंट को पास ही नहीं होने देते, इसलिए इनको इंसुलेटर्स कहा गया है। और सबसे बड़ी वजह, ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी होती है। आपको पता है ना, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो करंट अगर आपका फ्लो करता है तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्शन टेक प्लेस करती है, ये जो मेटल की वायर्स होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, अगर आपके करंट कैरियर्स ही नहीं होंगे, तो करंट कैसे फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए इंसुलेटर केस में एक तो वैल्यू बहुत कम होती है, ऊपर से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से करंट उस पर फ्लो नहीं करता। फिर हमारे पास होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या करते हैं, ये वो सब्सटेंस है जो अपने में से करंट को इजीली पास होने देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। इवन ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो भी अपने थ्रू करंट को पास कर सकती है, तो हम भी एक तरह से कंडक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बेटा इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में। तो फाइनल टॉपिक हमारे पास आया था बेटा क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट। अब क्लोज्ड एंड ओपन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, और जैसे बल्ब मैंने कनेक्ट किया हुआ यहां पे और बल्ब ग्लो कर गया, तो मतलब वो क्लोज्ड है। और किसी वजह से अगर करंट अपना जो पूरा पाथ कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे ओपन सर्किट, जिसके दो आपको एग्जांपल दिए हैं। जैसे कि अगर आपने मान लो की ही निकाल दिया, या तो सर्किट यहां से काट ही दिया, आपने वायर ही काट दी, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और दूसरा केस क्या किया कि एक एंड को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को आपने कॉटन थ्रेड या नॉर्मल थ्रेड से आपने अटैच कर दिया, तो थ्रेड तो एज एन इंसुलेटर होता है, करंट तो इसमें से पास करेगा नहीं, सर्किट फिर से आपका इनकम्प्लीट हो गया। इसकी वजह से बल्ब भी आपका ग्लो नहीं करेगा। आई होप आपको एक क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और साथ में एक न्यूमेरिकल भी जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, कहता कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। आपको मैंने अच्छे से बताया था बेटा पहले लेक्चर के अंदर कि मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेटा होते हैं पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस, और वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के। तो ये रहा आपका सही आंसर।
लिखा हुआ है कि इन अ मेटालिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट एंड इन एन इलेक्ट्रोलाइट बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। फिर हमारे पास आता है बेटा कि एक कंडक्टर carrying a current of 0.2 ampere, find the amount of charge that will pass through the cross section of conductor in 30 seconds। तो बेटा सबसे पहले तो आप ना इसके फॉर्मूले को याद करो। फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। इसके हिसाब से मुझे कह रहा है वो क्यू फाइंड करो, तो हो जाएगा I इंटू टी। आई बेटा दिया है 0.2 एम्पियर, और जहां तक बात आ रही है बेटा हमारे पास टाइम की, वो 30 सेकंड्स दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज एक बात याद रखना कि हमेशा ना प्रॉपर यूनिट्स होने चाहिए, उसमें गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आगे देखिए, फिर कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ इफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 की पावर -19। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि क्यू जो है वो हमारा n इंटू ई के बराबर होता है। जितने नंबर ऑफ ई है वही डिसाइड करता है कि उस बॉडी का चार्ज क्या होगा। तो ई की वैल्यू दी भी हुई है, तो मैं क्या करता हूं कि क्यू को ई से डिवाइड कर दूंगा तो एन आ जाएगा, ठीक है। तो एन विल बी इक्वल टू क्या, एन विल बी इक्वल टू चार्ज कितना है मेरा यहाँ पर, दैट इज 6 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। और ऊपर भी कूलम था, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। जैसे आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19 आपके पास यहां पर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये जो थ्योरी है, ये जो एक आधा कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल मैंने कराया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट ए के जो बाकी की थ्योरी रह गई थी उसका एक क्वेश्चन और उसका एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जो बाकी की थ्योरी है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।